नमस्कार दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर हमने लिख रखा है इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री पे हमारी आज इंट्रो क्लास होगी। आप लोगों का प्यार और सहयोग मिला, इसलिए मैं अपने चैनल यूनिक एकेडमी पर भारतीय इतिहास के टॉपिक को शुरू करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी भी बीईओ की परीक्षा हुई। इस परीक्षा में करीब 16 प्रश्न पॉलिटी से थे, 12 या 13 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से थे और 16 प्रश्न ज्योग्राफी से थे। तो अगर ये 3 सब्जेक्टों पर आप कमांड बनाते हैं, मैं राज्य लोक सेवा आयोग की बात इस समय कर रहा हूँ दोस्तों, अगर इन 3 सब्जेक्ट आपका कमांड बनता है तो आयोग की किसी भी जीएस के पेपर में आपको क्वालिफाई करने से रोक नहीं सकता। तो इसके लिए 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटी, ये 2 सब्जेक्ट को आपको कहीं भी अन्य जगह पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर आपने मेरे चैनल को, इसकी सारी वीडियोज को आपने देखा है, देखा ही नहीं है, अगर आपने उसको अपनी कॉपी में लिखा भी है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मित्रों, अगर आप चेक कर सकते हैं, मैंने जो भी क्लासेज अब तक पॉलिटी में पढ़ाए हैं उससे क्वेश्चन मिला लीजिए, एक भी प्रश्न आपको इधर उधर से नहीं मिलेगा। हाँ, बशर्ते आपने कितनी ईमानदारी से पढ़ा है, क्योंकि अध्ययन आपको करना पड़ेगा। महंगी कोचिंगों में फीस देने से अच्छा है कि जो भी क्लासेस में मैं सबकी बात नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हर सब्जेक्ट में कंप्लीट नहीं हो सकता। मैं ऐसा देखता हूँ कि मैं भी देखता हूँ यूट्यूब पर कई ऐसे लोग हैं कि वो सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं। मैं इसको नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में कुछ हद तक जानकारी रख सकता है। मैं अपने को भी नहीं मानता कि मुझे सब कुछ आता है, नहीं। मैं भी आप ही लोगों के साथ मेहनत करता हूँ और जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, टॉपिक है मेरा भारतीय इतिहास। तो ध्यान दें, मैं आज जो है कोई विशेष क्लास या कोई टॉपिक नहीं शुरू करूँगा, लेकिन हाँ, एक फ्रेम, एक कॉन्सेप्ट, एक स्ट्रक्चर इतिहास के बारे में आपको बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि सीधे सीधे हम अपने टारगेट पर ना आए। मेरा ये मानना है कि पहले शुरुआत आसान चीज़ों से किया जाए, ताकि लोगों का उस विषय और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़े, तो इंटरेस्ट के बाद ही पढ़ने का मन करता है। तो दोस्तों, आपके सामने मैं भारतीय इतिहास, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा भारतीय संस्कृति, कला, विरासत को समेटे हुए है, इस टॉपिक को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो भारतीय इतिहास का नाम सुनते ही जेहन में यह बात आती है, अरे बाप रे, यह ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तारीखें याद करनी पड़ती हैं, सन याद करने पड़ते हैं, जो बहुत सिरदर्द होता है। एक कहावत है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटो सवेरे सफ़ा। अगर तारीखें ही याद किया जाए तो जीवन समाप्त हो जाएगा, इतिहास नहीं तैयार होगा। तारीखों को भी रटा जाए तो कोई भी इतिहासकार, कोई भी लेखक इतिहास की किताब नहीं लिख सकता। हाँ, कुछ ऐसी तारीखें हैं जिसको तो आपको याद करना होगा, जैसे प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764, हल्दी घाटी का युद्ध आपका 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो कुछ ऐसी तारीखें हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ता है और याद करना पड़ता है, क्योंकि यही कुछ ऐसी तारीखें हैं जो आपके ज्ञान के भंडार को बड़ा करती हैं। इसलिए तारीख को सोचकर इतिहास के बारे में कि तारीखों को का ही इतिहास है, ये नहीं मानना चाहिए मित्रों। इसलिए इतिहास के मन के प्रति जो पूर्वाग्रह लोगों का है,
कि इतिहास में तारीख याद करना है तो आप दिल दिमाग से इसको निकाल दीजिए। इतिहास के संदर्भ में तारीखों का कोई मतलब नहीं। भारत का इतिहास बहुत गौरवमयी और बड़ी चीज़ों को समेटे हुए है। कई सालों तक हम विदेशियों के गुलाम रहे, तो उस समय क्या परिवर्तन हुए। एक्चुअली क्या होता है कि इतिहास में लोग ये समझते हैं कि जो बातें बीत गई वही इतिहास है। ना मेरे दोस्तों, इतिहास वो है कि जो हम अपने संस्कृति को जानें, हम अपनी गौरवमयी सभ्यता को जानने का प्रयास करें कि हम कहाँ से आए, हमारे पूर्वज कैसे थे, उन्होंने समाज के लिए क्या किया, उनके समय का समाज कैसा था, उनके समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। ये इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। उनके समय के लोगों के रहन सहन और खान पान कैसे थे। आज आप मॉडर्न युग में हैं, आधुनिक युग में हैं, लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, साइंस प्रगति कर रहा है, लेकिन ध्यान से अगर आप विज्ञान के क्षेत्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में नए नए रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों अगर ध्यान से आप हमारे एंशियंट पार्ट को देखें तो वहाँ वराह मिहिर, आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुत, पतंजलि, पाणिनि ऐसे महान पुरुष हुए जिनको मैं गिनती नहीं बता सकता। ऐसे महान पुरुष हुए जिन्होंने जो भी लिखा वह आज भी इतिहास में एक महत्वपूर्ण चीज़ है और उससे बढ़िया आज तक कोई लिख नहीं पाया। कालिदास, ऐसे महान व्यक्ति हुए। तो इतिहास वो है। इतिहास केवल लड़ाइयों का युद्ध नहीं है। इतिहास में हम पढ़ते हैं कि हमारा प्राचीन समय का समाज कैसा था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, लोगों के रहन सहन और खान पान कैसे थे, क्या आज विकास हुआ, क्या हम समझे वो संस्कृति। अगर ये हम अपने दिमाग में बैठा के चले तो इतिहास का विषय काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी आनंददायक और बड़ा मज़ेदार होता है। आज तो हम मैगी, चाउमीन, बर्गर खाते हैं। तब के लोग क्या खाते थे, तब के लोग किस तरह से भोजन करते थे, ये आपको जानना है। वेद, पुराण, उपनिषद, व्याकरण, आश्रम व्यवस्था, कितना सही कॉन्सेप्चुअल विभाजन था आश्रम व्यवस्था का कि एक व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा को 100 साल मान लिया गया। 25 साल ब्रह्मचर्य मतलब ज्ञान अर्जन करना। और आज भी यही बात है, जिस भी बालक ने 25 वर्ष की अवस्था के तक ज्ञान प्राप्त कर लिया और नौकरी प्राप्त किया, वह विकास करने के उसके अवसर चौगुने होते हैं। 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, इसमें माता पिता की सेवा करना, इसके बाद वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो ये आश्रम जो विभाजन किया गया था यह बहुत ही वैज्ञानिक तरीक़ों से किया गया था। अब हम इतिहास की बात करें। मैंने पहले लिख रखा है कि दोस्तों आज केवल इंट्रो क्लास होगी, लेकिन ये मैं लिख के दे देता हूँ कि यह आपके लिए, आपके इंटरेस्ट को जगाने के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होगी। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो उस मेहनत के लिए मैं आज आप लोगों के लिए सामने भारतीय इतिहास का एक बड़ा सिलेबस लेके खड़ा हूँ। इस भारतीय इतिहास को एक अंग्रेज इतिहासकार, ध्यान से सुने, अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल ने इस भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया और इसने इसको हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज़ों के रूप में विभाजित किया। उसने भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया। कहा कि प्राचीनतम काल में हिंदुओं का शासन था, मध्यकाल में
मुसलमानों का शासन था और आधुनिक समय में अंग्रेज़ों का शासन था। तो यह विभाजन किसी भी तरीके से, किसी भी दृष्टिकोण से यह सही नहीं था। यह जो व्यक्ति इतिहास लिख रहा है, यह भारत कभी आया नहीं, लंदन में पंखे के नीचे बैठकर इस इतिहास का विभाजन कर रहा था। सामान्यतया जो हम इतिहास का विभाजन करते हैं वो कुछ इस तरह से होता है। पहला हो गया प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा हो गया मध्यकालीन इतिहास और तीसरा हो गया दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास। तो पहले ये हम समझें कि ये विभाजन इस तरह से क्यों किया गया। प्राचीन भारत का इतिहास क्यों कहा गया, क्यों इसको मध्यकालीन कहा गया, क्योंकि इसको मिडिवल हिस्ट्री कहा गया और क्यों इसको मॉडर्न हिस्ट्री कहा गया, मॉडर्न हिस्ट्री कहा गया। इसके पीछे भी रीज़न है। बहुत से क्लासेज में, बहुत से किताबों में वो सन के आधार पर विभाजन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसी को मान लें कि 712 ईस्वी में भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ। 712 ईस्वी में भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ, मतलब प्रथम जो मुस्लिम आक्रमण था, प्रथम जो मुस्लिम आक्रमण था वह अरबों का था। तो यहाँ से ये माना जाता है कि मध्यकाल प्रारंभ हो जाता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हो गया कि 711 तक भारत जो है प्राचीन भारत था और 711 के बाद 712 में अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो मध्यकालीन हो गया। इसी तरह से 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। किताबों में आप देखेंगे ऐसे ही मिलता है। जो क्या बोलते हैं इसको, आप कह सकते हैं मुखर्जी नगर और प्रयाग और बड़े बड़े दुकानों पर आपको छोटी छोटी मैगज़ीन, इतिहास की किताबें लिख के मिलती हैं। वो विभाजन कुछ ऐसे ही मिलता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो यहाँ से औरंगजेब की मृत्यु हुई और यहाँ से लेकर आज़ादी तक, माने 1947 तक के इतिहास को लोगों ने कहा कि यह आधुनिक भारत का इतिहास है। इसका मतलब ये हो गया कि 1706 में भारत मध्यकालीन था और 1707 में भारत क्या हो गया, आधुनिक हो गया ना। यह विभाजन, इस तरह से सोचना गलत है दोस्तों। हकीकत ये है कि ये जो विभाजन किया गया वो सन के आधार पर नहीं किया गया। वह जो है आपका, वह जो विभाजन जो किया गया वह इसकी सिचुएशन को आधार पर किया गया। तो प्राचीन भारत का इतिहास कुछ इस तरह से समझें क्यों किया गया। प्राचीन भारत का इतिहास जो हम पढ़ते हैं वो आदम युग से लेकर हर्षवर्धन के काल तक पढ़ते हैं, हर्षवर्धन के काल तक पढ़ते हैं। क्यों ये प्राचीनतम कहा गया? क्योंकि एक तो हमने वो खाद्य संग्राहक जीवन था, जो भारत का खाद्य संग्राहक थे। मतलब ये कह सकते हो कि भारत में मनुष्य कैसे आए, मनुष्य का विकास कैसे हुआ, उन चीज़ों को पढ़ते हैं। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि सभ्यता के विकास से लेकर के पहले व्यक्ति के पूरा होने और सभ्यता के क्या किस तरह से सभ्यता विकास हुआ। जैसे एक सभ्यता डेवलप हुई सिंधु नदी घाटी या सिंधु नदी घाटी सभ्यता। अब ये सभ्यता का विकास कैसे हुआ, किस तरह सभ्यता का विकास हुआ, किस तरह से लोगों ने के पूजा पाठ हुए। तो ये प्राचीन बात है कि हमारा प्राचीनतम पूर्वज हमारे कैसे थे, उनकी सोच कैसी थी। जैसे
हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में आप पढ़ेंगे कि वहाँ के लोग किस तरह से उनके मकान होते थे, ये हम पढ़ते थे। उनके वो खाते पीते थे, उनके कपड़े किस तरह के थे, उन्होंने क्या क्या करने का प्रयास किया। तो ये चीज़ें क्या हो गई, प्राचीनतम हो गई। इसके अलावा आपका ऋग्वैदिक काल प्राचीनतम काल है। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, 16 महाजनपद, ये टॉपिक हमको पढ़ने पड़ते हैं। 16 महाजनपद, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य वंश। इसके बाद इसी में हम पढ़ते हैं शक, कुषाण, पहलव, गुप्त वंश, सातवाहन वंश आदि। तो ये काल एंशियंट है, प्राचीन है, तो इसीलिए इतिहासकारों ने इसको प्राचीन भारत का इतिहास कहा। ठीक है। अब ये प्राचीन से मध्यकाल की ओर क्यों बढ़ा, तो ये सन के आधार पर नहीं दोस्तों। मध्यकाल में आने का मतलब ये है कि प्राचीनतम समय में जो एक राजा होता था और वो अपने अधिकारियों को वेतन देता था, लेकिन मध्यकाल में क्या हुआ कि सामंती व्यवस्था शुरू हो गई, सामंतवादी व्यवस्था शुरू हो गई। इस सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत राजा, साम्राज्य जो शासक होता था वह अपने अधिकारियों को जमीन देता था, वेतन के रूप में जमीन देता था। जो जमीन, इस जमीन, वह जमीन उनकी मानी जाती थी। और ये जो सामंत होते थे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो सामंत होते थे वह इस जमीन के मालिक होते थे और ये अपनी सेना रखते थे। ये सामंत जो है अपनी सेना रखते थे और समय आने पर राजा की सहायता करते थे। तो ये सामंतवादी व्यवस्था थी। तो इसलिए इतिहासकारों ने इसको मध्यकाल कहा। इस मध्यकाल में हम जो पढ़ेंगे वह पहली ही टॉपिक हो जाएगी अरबों का आक्रमण, फिर दिल्ली, बल्कि आप ये कह सकते हैं महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी, दिल्ली सल्तनत, भक्ति और सूफी आंदोलन, भक्ति और सूफी आंदोलन और मुगल वंश। ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो मध्यकाल में आते हैं। आधुनिक भारत, मैंने ऐसा ही पहले ही कहा कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो इसका मतलब 1706 में ऐसा नहीं था कि आधुनिक भारत हो गया। नहीं, आधुनिक इसलिए मानते हैं कि इस काल में भारत में कुछ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन हुए जो एक नई सोच, एक आधुनिक सोच की ओर प्रदर्शित कर रहे थे। जैसे एक तो आप कह सकते हो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और ये यूरोपीय कंपनियां आए तो नई नई चीज़ों को लेकर आए। जो परिवर्तन हुआ आधुनिक भारत के इतिहास में, इसके अगर हम कालखंड की बात करें तो इसको क्या कहेंगे? यह कालखंड है आपका 18वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी तक। 18वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी तक का जो कालखंड है वह आधुनिक भारत का इतिहास कहलाता है। तो दोस्तों, हमारी जो क्लास शुरू होगी
वो पहले आधुनिक भारत पर ही शुरू होगी। इसके बाद हम मध्यकाल पढ़ाएंगे। फर्स्ट पे आधुनिक भारत पढ़ाएंगे, सेकंड पे मध्यकाल और थर्ड पे हम पढ़ाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को, जो यूनिक एकेडमी के नाम से आप लोगों का चैनल है, उसको आप लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो तैयारी करने वाले लोग हैं। शिक्षा ऐसी एक चीज़ है जो जितनी बढ़ाई जाए वो उतने ही उत्तम है। इस पर एक रचना याद आती है जो मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाहता हूँ। 4 पंक्तियाँ हैं कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ध्यान सुने, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो खर्चा करे त्यों बढ़ जात और बिन खर्चा घट जात। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसका हम जितना अधिक से अधिक वितरित करें, लोगों को पहुंचाएं, ये उतने ही ये बढ़ती है। और इसमें आपका साथ हमको मिले तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चले हैं, गाना है, चले हैं साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर, तुमने जो हंसने का वादा किया था। ठीक है, तो आधुनिक भारत का जो कालखंड प्रारंभ होता है वो 18वीं शताब्दी के मध्य से 20वीं सदी तक चलता है। यही आपका कहलाता है आधुनिक भारत का इतिहास। तो इस इतिहास में कुछ राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए, तो ये आप बना लिए होंगे। आधुनिक भारत के इतिहास की बात कर लें हम अगर, आधुनिक भारत का बहुत ही, ये अब तरह से जानिए, बहुत ही मज़ेदार ये पूरा एक विषय है, एक सब मॉडर्न है। मतलब मैं ये कह दूं कि भारतीय इतिहास के जो तीनों पेपर हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, तीनों एक संपूर्ण ग्रंथ हैं, संपूर्ण ग्रंथ हैं। और बस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया जाए तो तारीखों को लेकर कभी समस्याएं नहीं होनी चाहिए। जैसे हैदर अली टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच 4 जो युद्ध हुए वो आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आधुनिक भारत के इतिहास की जो हमने कहा, यह चलता है, इसका कालखंड है 18वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी तक। ठीक है, यह ऐसा इसलिए है कि क्योंकि इस काल में राजनीतिक परिवर्तन हुआ, राजनीतिक परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुआ, मैं सबको बताता हूँ, आर्थिक परिवर्तन हुआ और राष्ट्रवाद की भावना। ये देखिए क्या मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। राजनीतिक परिवर्तन की बात करें तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध, जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी, जिसने आधुनिक इतिहास की दिशा बदल दी, वो है क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेजों की बंगाल पर विजय हुई। और इसके बाद जो 1764 का बक्सर का युद्ध था, जिसमें जो युद्ध अंग्रेज, एक तरफ केवल अंग्रेज, दूसरी तरफ मुगल थे, प्लस बंगाल शामिल था, प्लस अवध थे। बंगाल का राजा शाह आलम द्वितीय, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, बंगाल का शासक मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये 3 संयुक्त सेनाओं को अंग्रेज़ों ने हराया। और दोस्तों, इस युद्ध के बाद यह इतिहास में क्लियर हो गया कि
भारत पर अब शासन कौन करेगा। तो राजनीतिक परिवर्तन में मैंने कहा ना कि सत्ता का परिवर्तन हुआ। अब यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि सत्ता का परिवर्तन तुरंत हो सकता है, अकस्मात हो सकता है, 1 घंटे में हो सकता है, 6 दिन में हो सकता है, 4 दिन में हो सकता है। ये राजनीतिक परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे मैं इसकी कहानी में आपको बताना चाहूँगा। सन 1999 में जब करगिल का वार हुआ और पाकिस्तान की ज़बरदस्त हार हुई, इस हार में नवाज़ शरीफ की बड़ी छिछलेदर हुई। तो उस समय नवाज़ शरीफ में जो वहाँ की पाकिस्तान की सेना के सेनाध्यक्ष थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, इनको नवाज़ शरीफ ने कोलंबो भेज दिया किसी कारण से। जब वो कोलंबो से श्रीलंका मतलब कोलंबो से जब वो लौट रहे थे प्लेन से, और जब प्लेन ने उतरने की इजाज़त मांगी तो नवाज़ शरीफ की सरकार ने उनकी प्लेन को उतरने से मना करा दिया और रनवे पर बड़ी बड़ी गाड़ियों को उन्होंने लगवा दिया। फिर नवाज़ शरीफ पायलट ने कहा कि सर अगर जल्द प्लेन नहीं उतरा तो इसका ईंधन ख़त्म हो रहा है और प्लेन क्रैश कर सकता है। किसी तरह से वार्ता हुई, उनका प्लेन उतरा परवेज़ मुशर्रफ जी का, और उन्होंने अपने विश्वस्त अधिकारियों से बात किया। प्लेन में ही उतरते ही उन्होंने इस्लामाबाद पहुँचे और नवाज़ शरीफ की सरकार का तख्ता पलट कर दिया 1 दिन के अंदर। युद्ध, प्लासी का युद्ध जो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्यों सुन लीजिए। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था जिसमें मीर जाफ़र ने धोखा किया था। बस 3 घंटे का युद्ध चला था और इस 3 घंटे के बाद पूरे बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो राजनीतिक परिवर्तन अचानक हो सकता है, लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन हुए ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भारत का समाज उसमें एक बंद समाज था। मतलब बंद समाज कहने का मतलब क्लोज सोसाइटी थी। ये लोग बाहर जाते ही नहीं थे। भारत के ग्रंथों में एक अफवाह फैल गई थी कि समुद्र पार जो भी यात्रा करेगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और ऐसा हुआ कि भारतीय सैनिक जिनको अंग्रेजों की सेना में युद्ध में शामिल हुए थे और लड़ने के लिए बाहर गए, उनको लगा कि मैं भारत आऊँगा तो हमारी बड़ी सम्मान होगा, तो उनके गांव वालों ने उनको जात से ही बाहर कर दिया। तो भारत का समाज बड़ा बंद समाज था। यहाँ पर कुछ कुरीतियाँ थीं, जैसे आप इनके नाम सुने, सती प्रथा, नर बलि प्रथा, शिशु हत्या, बाल विवाह। ये ऐसी कुरीतियाँ थीं जिनको आज हम इसको कहते हैं कि ये जो है बहुत हार्मफुल था, समाज के लिए कलंक था, लेकिन उस ज़माने में इसको अच्छा माना जाता था। महिला के सती होने पर उसको देवी का दर्जा दिया जाता था। ऐसा कहा जाता था ये इसने अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राण दे दिए। कुछ महिलाओं तो स्वैच्छिक रूप से करती थी, उनको जबरिया कराया जाता था, ज़बरदस्ती कराया जाता था। अब ज़बरदस्ती कराने के संबंध में उनको जो है मदिरा का ज़बरदस्ती सेवन कराया जाता। उनके शरीर पर ऐसे केमिकल, ऐसे रसायन पोते जाते जिसको जलने पर उनको दर्द न हो, लेकिन उनको जलाया जाता था। नरबली प्रथा थी, दास मजदूर प्रथा थी। इस समाज के खिलाफ आप इमेजिन करो कि वर्तमान समय में जो एक समाज में एक परंपरा थी 3 तलाक जो मुसलमानों में थी, जो 21वीं सदी तक भी प्रचलन में रही और जिसको समाप्त कराने में सरकार को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। उस कंडीशन में जहाँ समाज, भारत का समाज इस समय पढ़ा लिखा है, आधुनिकता को समझता है, तो समझिए कि उस काल में जहाँ पर शिक्षा नहीं थी या शिक्षा का स्तर बहुत निम्न था, उस परिस्थिति में क्या ये चीज़ें
इन चीज़ों को समाप्त करने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। यह भारत का सौभाग्य था कि उस समय ब्रिलियंट लोग भारत माता की गोद से पैदा हुए। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया और उस परिवर्तन किए भी। और ये ध्यान दीजिए कि सामाजिक परिवर्तन आज अचानक नहीं हो सकता। हम ये कहते हैं कि भारत की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, दैट इज रॉन्ग। कभी भी समाज में परिवर्तन अचानक नहीं हो सकता। एंशिएंट समाज, प्राचीन भारत का जो समाज था, मध्यकाल का समाज एकदम कूपमंडूप हो गया, एकदम चार दीवारी के अंदर अपने आप को कैद कर लिया और कुछ नई चीज़ों के सोचने की क्षमता समाप्त हो गई थी। लेकिन इस काल में कुछ ऐसे महान पुरुष पैदा हुए जिन्होंने समाज में लोगों को धीरे धीरे यह बताने का प्रयास किया कि ये जो कुरीतियाँ हैं, जो समाज के लिए कलंक हैं, इनको समाप्त किया जाए। तो मैंने पहले ही कहा कि आधुनिक, मॉडर्न, ये मॉडर्न शब्द क्यों जोड़ा जाए। और हम अपने आप को मॉडर्न भी कर रहे हैं और कुरीतियों को भी लेकर चल रहे हैं। इसीलिए इतिहास, जब इन चीज़ों को समाप्त करने का प्रयास किया गया, इसीलिए इसको आधुनिक कहा गया, मॉडर्न कहा गया। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। ये पूरे समाज सुधारक हैं जिन्होंने समाज को सुधारने का प्रयास किया, जो समाज की जड़गतता थी उसको डायनेमिक करने का प्रयास किया। आर्थिक परिवर्तन में अंग्रेजों ने अपने हिसाब से यहाँ से खेती कराने का प्रयास किया, नील की खेती कराना शुरू किया। किसके लिए? बाजार में इसको बेचने के लिए और पर्याप्त लाभ कमाने के लिए। इस कारण से कई बंदोबस्ती चली, अस्थाई बंदोबस्ती, महालवाड़ी बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती। इन बंदोबस्ती में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों और ज़मींदारों का फ़ायदा हुआ, किसानों का शोषण हुआ। तो वो किसान जो जब तक खेती करता था और वो अपने ज़मीन का मालिक होता था और वो अपने आप पर गर्व करता था कि ये ज़मीन मेरी है और मैं इस पर, ये हमारी खेती होती थी। अंग्रेज़ों के समय में आकर के पूरी ज़मीन अंग्रेज़ों की हो गई और इस ज़मीन को उन्होंने ज़मींदारों को दिया और वो ज़मींदार किसानों से टैक्स वसूलते और ज़मींदारों तक पहुंचाते। शोषण सबका होता, केवल अंग्रेज़ों को छोड़कर। ठीक है, तो ये कुछ आर्थिक परिवर्तन हुए उस समय। समाज में अंग्रेज़ों के द्वारा शोषण पनपा। इसमें हम गवर्नर जनरल के नाम पढ़ेंगे। कुछ ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने, कुछ अच्छे गवर्नर थे, अंग्रेज़ थे, जिन्होंने अच्छे कार्य करने का प्रयास किया। राष्ट्रवाद ये प्रारंभ हो जाएगा 1885 कांग्रेस की स्थापना से, बल्कि अगर और ब्राड चले तो 1857 का युद्ध, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये टॉपिक राष्ट्रवाद, फिर उदारवादी युग, उग्रवादी युग, गांधी युग और क्रांतिकारियों का युग। इसके अलावा गवर्नर जनरल, वायसराय के कार्य और उनकी गतिविधियाँ, उनकी उपलब्धियाँ। तो ये कभी कभी क्रम लगाने के लिए आ जाता है। तो अब हमारी जो पहली क्लास होगी मॉडर्न हिस्ट्री की, टॉपिक होगा हमारा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियां भारत में क्यों आई, किसके लिए आई, क्या किया उन्होंने, ये हम पढ़ेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि इससे संबंधित आपको कुछ भी कहीं भी किताब में मिलता है तो उसको आप पढ़िए। अगर नहीं मिलता है तो
कोई बात नहीं, इस पर चर्चा हम कल करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा होगा और जिससे आप एक रूपरेखा तय करेंगे, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक तो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, नील आंदोलन, सब कुछ पढ़ना है और बड़े मज़ेदार से पढ़ना है, बड़े इंटरेस्ट से पढ़ना है, एकदम बोझ लेके नहीं पढ़ना है। फिर मैं लाइन कोट करता हूँ कि दोस्तों, इतिहास तारीखों का इतिहास नहीं है। इतिहास जहन में बात आते ही अरे बाप रे बाप तारीख याद करनी, ना। इतिहास राज को पढ़ना है, समाज को पढ़ना है, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को पढ़ना है, वहाँ के खान पान और रहन सहन को पढ़ना है, ताकि हम अपने गौरव को जानें। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम मिलेंगे शुरू चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन।